हेलो साथियों, गिरफ्तारी भाग 4 अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि कब आरोपी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है और पूछताछ के दौरान अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धारा 53 का एक ऐसे आरोपी के बारे में जिसने एक ऐसा कृत्य किया है जो कि आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है, बलात्संग। उस अभियुक्त व्यक्ति का जब परीक्षण कराया जाता है तो उसके परीक्षण से बहुत से साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि उस मामले को मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 53 का सीआरपीसी बताती है कि बलात्संग के अभियुक्त व्यक्ति का परीक्षण कराया जाएगा। जब परीक्षण कराया जाता है हॉस्पिटल से तो एमएलसी फॉर्म भर करके जो भी स्टाफ का मेंबर, टीम या अधिकारी जाते हैं तो एमएलसी रिपोर्ट में लाने वाला व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, यानी कि ब्रॉट बाय, जो भी आरोपी है उसको कौन लेकर के आया, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, जो भी नाम रहता है उसका नाम लिखा जाता है। अभियुक्त व्यक्ति का नाम, उम्र, पहचान चिन्ह, जो भी आरोपी रहता है उसका क्या नाम है, उसकी उम्र कितनी है और एक पहचान चिन्ह भी लिखा जाता है। चोटों का विवरण, अगर पहले कहीं पूर्व में उसको गंभीर चोट है या कोई ऐसी निशान है उनका भी उल्लेख किया जाता है उस रिपोर्ट में। फिर है डीएनए प्रोफाइल के लिए ली गई वस्तु का विवरण। डीएनए के लिए प्रोफाइल तैयार की जाती है, उसके लिए या तो उसका ब्लड लेते हैं या और जो भी चीज़ें लेना चाहें उसके अंडरगारमेंट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद लैंगिक अपराधों में ही स्पर्म या स्लाइड जो तैयार की जाती है वो भी प्रिजर्व की जाती है। उसका थूक, जो भी जिसको अरेस्ट किया गया है उसका थूक भी लिया जाता है, पसीना भी लिया जाता है और बालों का नमूना, अंगुली के नाखून भी लिए जाते हैं। क्या रहता है, जब संघर्ष की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में कई बार होता क्या है कि जो पीड़िता है उसके द्वारा संघर्ष किया जाता है और कुछ बाल तोड़ लिए जाते हैं या कुछ बाल उसके पास, अभियुक्त के पास रह जाते हैं। नाखूनों में कभी कभी मांस आ जाता है, स्किन, ये स्थिति आ जाती है कि उनके नाखूनों में कुछ ना कुछ मांस रह जाता है, तो उससे भी ये क्लियर होता है कि हाँ ये संघर्ष हुआ है, जबरदस्ती चीज़ें की गई हैं। मतलब एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी थी उस टाइम पे। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट तैयार होती है इसमें एक दो चीज़ें और भी लिखवाई जाती हैं कि क्या ये जो भी कभी कभी आरोपी ये बोलते हैं कि हम तो ये स्थिति मतलब कर ही नहीं सकते हैं, हम बलात्संग कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ओपिनियन लिया जा सकता है कि क्या ये बलात्संग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर जो उसकी भी परीक्षण होता है कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं। अभी बहुत से केसों में आया कि वो अपने आप को बताते हैं कि हम संभव ही नहीं हम कर सकें। तो ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती हैं तो उसमें भी इस रिपोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ जो कांस्टेबल परीक्षण कराने जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों का परीक्षण कराएं और जो भी चीज़ें प्रिजर्व की जा रही हैं डॉक्टर साहब के द्वारा उन सभी को मौके पर ही सीलबंद करवाएं और चपड़ा लगवाएं और साथ ही साथ उनको सीलबंद चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सीलबंद छूटा हुआ है। साथ में जिसमें डीएनए प्रोफाइल को प्रिजर्व किया गया है उसका नमूना भी ले लें और उसके बाद सील नमूना जरूर लें, क्योंकि कभी कभी दिक्कतें हो जाती है कि सील नमूना हम नहीं लेते हैं तो हमारा जब माल जांच के लिए भेजा जाता है तो वहाँ फिर जमा नहीं होता है। और साथ ही साथ जितने भी प्रिजर्वेशन हुए हैं काउंट कर लें, एमएलसी से मिला लें। फिर उसके बाद अपने साथ में आरोपी को लेकर के साथ माल के साथ थाने आए। थाने में जो भी संबंधित विवेचक है या तो विवेचक को या फिर जो भी डे ऑफिसर है या जो भी प्रधानारक्षक, लेखक, मुहर्रर है या मालखाना प्रभारी है उनको सुपुर्द करें और बाकायदा जब्ती तैयार करवाएं। क्या करवाएं? जब्ती तैयार करवाएं। उसमें उन सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए, तभी चैन ऑफ कस्टडी पूरी होगी। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़े ही गंभीर मामले होते हैं। इनमें छोटी सी लापरवाही भी बड़ी हानिकारक होती है, बड़ी दिक्कत पैदा कर देती है। तो साथियों इस स्थिति में जब भी 53 का की कार्रवाई कराई जा रही हो, रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही हो, तो सावधानी पूर्वक रिपोर्ट तैयार करवाएं और जो भी प्रिजर्वेशन हुए हैं उनको सावधानी पूर्वक लेकर के थाने आएं ताकि उनका सही से परीक्षण कराया जा सके और पीड़िता को न्याय मिल सके।
तो थैंक यू दोस्तों। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बार जमानत होने के बाद जब धारा बढ़ती है तो क्या दोबारा गिरफ्तारी की जा सकती है या नहीं। तो साथियों, हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। भाग 6 में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार जमानत मिलने पर दोबारा गिरफ्तारी की जा सकती है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों।